हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, माय नेम इज़ पूजा एंड आज से मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ क्लास 12 फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी इजी मेथड से समझाए जाएंगे। ओके, तो जो बच्चे क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं, और जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं और उनके साथ में ऐसे बच्चे हैं जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करा लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ओके, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देती हूँ, जिससे क्या होगा, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझने में आसानी होगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, मैट्रिक्स ये जो है हमारा क्लास 12 का चैप्टर 3 है। ओके, तो इसका नाम क्या है? आव्यूह। हिंदी में आव्यूह बोलते हैं इसे। तो इसका जो कहने का मतलब होता है ये है कि सपोज़ कीजिए कि हमें कुछ डेटा दे दिया जाता है और हमें उसे अरेंज करके लिखना होता है किसी टेबल में, ये मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं। जैसे हमारे पास कुछ पेंसिल हो गई, जैसे 5, 3, 2। ओके, और कुछ पेन हो गए लाइक 6, 2 एंड 5। ठीक है, तो इनको एक व्यवस्थित तरीके से रखना, यही आव्यूह कहलाता है। व्यवस्थित से मतलब होता है आव्यूह को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये जो मैंने बुक्स बनाया ना, इसमें आपको इन लाइन का मेन ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ को मुड़ी होती हैं, जबकि जो सारणिक होता है, सारणिक डिटर्मिनेशन चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें लाइन्स इस तरीके से बनी होती हैं बस। तो ये क्या होता है, हमारा सारणिक। ओके, एंड ये क्या कहलाता है, आव्यूह। तो ये तो हो गया कि आपको इससे कैसे पता चलेगा कि ये आव्यूह है या सारणिक है, तो वो आपको इन लाइन से पता चलेगा। लाइन अंदर की तरफ मुड़ी हुई है एंड ये एकदम स्ट्रेट है। ओके, अब ये जो डेटा हमें दिया है, इस डेटे को इस बॉक्स के अंदर अरेंज करना, व्यवस्थित करना कैसे करेंगे? इसे हम यहाँ लिख देते हैं पेंसिल्स, और ये हम अपने लिख दिए पेन्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया और कुछ वर्टिकल लाइंस। ये जो हमारी इस तरीके से लाइन है, ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ या कॉलम। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज पंक्ति होती हैं, ये जो तिरछी लाइन होती हैं, जिसे 5 और 6 एक लाइन में है, 3, 2 एंड 2, 5, तो इन्हें बोला जाता है पंक्ति। क्या बोलते हैं इन्हें? पंक्ति। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति, राइट, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है, पंक्ति। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पंक्ति को? इंग्लिश में बोलते हैं पंक्ति को रो। तो ये हमारी होगी फर्स्ट रो। 3 और 2 ये कौन सी लाइन में है? ये दूसरी पंक्ति में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति। उसके बाद 2 और 5 ये कौन सी पंक्ति में है? ये तीसरी पंक्ति में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरी पंक्ति। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब आपको ये तो पता चल गई कि जो हमारी क्षैतिज पंक्ति होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें पंक्ति बोला जाता है। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है एंड ये तीसरी पंक्ति है। अब देखते हैं वर्टिकल लाइंस, मतलब ऊर्ध्वाधर पंक्ति। क्या बोलते हैं वर्टिकल को हिंदी में? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको कंप्लीट मैथ जो है वो इंग्लिश में ही करना है, फिर चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, डजंट मैटर। ओके, तो बेटर होगा कि एटलीस्ट आप हेडिंग्स वगैरह जो होती हैं उन सबको तो इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, मतलब मेनली आपको एटलीस्ट मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइंस मीन्स मतलब ऊर्ध्वाधर पंक्ति। तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति में हमारी ये कौन सी, ये क्या हो जाएगा हमारा,
वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ठीक है। और जैसे इनको बोला जाता है पंक्ति, वैसे ही इन्हें बोला जाता है स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। ओके, हिंदी में बोलते हैं स्तंभ और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला कॉलम या फिर प्रथम स्तंभ भी लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ। किस तरीके से? इस तरीके से, ये देखिए। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको क्लीन लिख के दिखाती हूँ। देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने कुछ अवयव लिख दिए हैं। अब मैंने सारे अवयव एक जैसे बना दिए हैं। अब इसमें मैं आपको एक एक लाइन चीज़ जो है वो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो गए हमारे? ये क्या कहलाते हैं? अवयव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें? एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद ये क्या होती है हमारी? पंक्ति। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, तो ये हमारी क्या होती है? पंक्ति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। उसके बाद जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी स्तंभ। क्या कहलाती हैं? स्तंभ, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, राइट। तो अब इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये मैंने सेम इसीलिए बनाए हैं जिससे कि आप पता लगा सकें कि ये जो स्मॉल लेटर का ए लिखा है, ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें इसका ऑर्डर लिखना आना चाहिए। तो देखिए, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है ना, ऑर्डर जिसे हम क्रम या कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम या कोटि, क्लियर। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑर्डर। ओके, तो क्रम या कोटि क्या होती है? इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं अपनी पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं? काउंट कीजिए, 1 2 एंड 3। कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर गुना का निशान बनाते हैं, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो स्तंभ भी कितने हैं? 3, ठीक है। अब जो पंक्ति होती है उसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं और जो स्तंभ होते हैं उसे n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर m क्या कहलाती है? पंक्ति, और n क्या कहलाता है? स्तंभ। जब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पंक्तियां गिन लेनी है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियों की संख्या लिख देनी है, फिर गुना का निशान बनाना है, उसके बाद जितने स्तंभ हैं उतने स्तंभों की संख्या लिख देनी है, ठीक है। और हमेशा ये जो हमारे बना होता है इसके इस कॉर्नर में लिखते हैं ऑर्डर को। मैट्रिक्स के कहाँ लिखते हैं? इस राइट कॉर्नर में। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो ए लिखा है आप कैसे बताएंगे कि ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है? राइट, सही बोल रहे हैं ना मैं, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है और पहले स्तंभ का भी पहला अवयव है। बट अब हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो हम इसे नाम देते हैं। नाम कैसे देते हैं? जैसे हम ऑर्डर में पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं फिर स्तंभ की लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हमें यही करना होता है। ये हमारी कौन सी पंक्ति चल रही है? पहली पंक्ति। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इससे पता चलता है ये पहली पंक्ति की क्या है? अवयव है। ओके, और ये कौन सी पंक्ति के अवयव है? दूसरी पंक्ति के। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, इससे पता चलता है दूसरी पंक्ति के अवयव है। उसके बाद क्या लिख देंगे? 3, और इससे क्या पता चलेगा कि ये तीसरी पंक्ति के अवयव है। क्लियर? तो पंक्तियाँ तो हमें पता चल गई कि ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, तीसरी पंक्ति के अवयव हैं। अब हमें स्तंभ कैसे पता चलेंगे कि ये पहले स्तंभ के हैं? तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, तो हमने पंक्ति की संख्या लिख दी। अब स्तंभों की संख्या लिख दीजिए। तो ये हमारा पहला स्तंभ है ना, तो ये हमारा क्या है? पहला स्तंभ। ये भी पहला स्तंभ और ये भी पहला स्तंभ। तो ये तीनों किसके एलिमेंट है? पहले स्तंभ के।
लगा दिया। अब ये कौन से स्तंभ है, दूसरे स्तंभ के एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर भी 2, तो ये हमारे किसके हो गए, दूसरे स्तंभ के। अब तीसरे स्तंभ के एलिमेंट, तो ये हो गए हमारे तीसरे स्तंभ के। ओके, तो इसी तरीके से आपको मैट्रिक्स में कितने भी अवयव दिए हों, आपको इसी तरीके से उनको पहचानना है, इसी तरीके से उनका नेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इजीली बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे कि पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। ये क्या है, ये पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। ये क्या है, पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, या फिर आप इसकी पूरी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे मैं पूछी इसकी पोजीशन क्या है, तो दूसरी पंक्ति में पहली पोजीशन है, यानी प्रथम स्थान पर है। ये दूसरी पंक्ति में दूसरे स्थान पर है, या काउंट कर लीजिए 1 2 है ना दूसरे स्थान पर। और ये दूसरी पंक्ति में तीसरे स्थान पर है। भाई पंक्ति तो दूसरी है, स्थान कौन सा है, तीसरा, 1 2 3, यस तीसरा स्थान है। सो अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो अब हम समझते हैं डेफिनेशन। अब देखिए, अब आपको डेफिनेशन जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगी। तो आव्यूह या मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, m n संख्याओं। यहाँ पर जो m है वो क्या होती है, पंक्ति, और n क्या होते हैं, स्तंभ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रहा, ये मैंने आपको बताया था ना, m क्या होती है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होती है, स्तंभों की संख्या। तो बस ये लिखा है वहाँ पर, देखिए m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुना n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। इसे m गुना n या m बाय n आव्यूह पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए कहने का मतलब यही है कि m गुना n ये हमें ऑर्डर दे दिया गया है, इस ऑर्डर का आव्यूह है, उसे एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने का जो तरीका है उसी को आव्यूह कहते हैं, और इसे m गुना n या m बाय n आव्यूह पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, तो अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 क्यों लिखा है, ये 1 2 क्यों लिखा है, 1 3 क्यों लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी पहली रो है, पहली पंक्ति है, तो उससे हमने आगे क्या लिखा है, 1 1 1, राइट। क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति की संख्या लिखते हैं। उसके बाद ये क्या है, पहला स्तंभ, इसलिए उसके आगे 1, पहले पंक्ति संख्या फिर स्तंभ की संख्या। तो इससे ये जो ए है इसकी पोजीशन पता चल गई कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है। ये देखिए, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। इसी तरीके से इन्हें पढ़ेंगे, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। लिखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी यदि किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ओके, ये देखिए, ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, और ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। सेम यहाँ पर देखिए, ये कौन सी पंक्ति आ गई अब हमारी, तीसरी। तो तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव, पहला प्रथम स्थान पर है ना। ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, काउंट कर लीजिए 1 2 दूसरे स्थान पर है, और ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले पंक्तियों की संख्या, तो टोटल कितनी पंक्तियां हैं, गिन लीजिए टोटल लाइन 36, ये 1 2 3, कितनी 36 लाइन है, 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद गुना, उसके बाद क्या लिखना है, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने हैं यहाँ पर, काउंट कीजिए 1 2 3, कितने स्तंभ है, 3, तो 3 गुना 3 या 3 बाई 3 क्रम या कोटि का आव्यूह ये होगा। अब अदर एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लिखा है यहाँ मैंने 3 2 4 6। ठीक है, तो ये जो अवयव है ना इसकी जगह आप नंबर लिख दें। पहले ए ये आपको समझाने के लिए था बेसिकली कि इसकी जगह यदि आपको नंबर भी मिलता है तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, अब आप इसे देखते बता सकते हैं ना कि पहली पंक्ति का पहला अवयव है। 4 जो है ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। 2 क्या है, 2 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, और 6 भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। ओके, और इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 पंक्तियाँ हैं, उसके बाद गुना का निशान, और स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो 2 × 2 क्रम का आव्यूह होगा। ओके,
अब इसके नीचे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए कि आव्यूह में 36 रेखा, 36 रेखाएं क्या होती हैं, जो ऐसे करके होती है तिरछी लाइंस, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो उन्हें बोलते हैं पंक्ति। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं या ऊर्ध्वाधर पंक्ति, इन्हें क्या बोला जाता है, स्तंभ या कॉलम। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आव्यूह की कोटि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखना बता चुकी हूँ, राइट। देखिए कैसे लिखते हैं कि आव्यूह का क्रम या कोटि उसकी पंक्तियों व स्तंभों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं तो उसकी कोटि क्या होगी, m गुना n, यानी पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, उसे ही क्या कहते हैं, उसे क्रम या कोटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें इसकी कोटि बतानी है, इसकी कोटि कितनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिननी है। तो गिनिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, तो 2 पंक्तियां हैं इसलिए हमने 2 लिख दिया। उसके बाद गुना का निशान। अब स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 3, तो बस 2 × 3, ये क्या होगी, इसकी कोटि हो गई। अदर एग्जाम्पल देखिए, क्या वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल, ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए इसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ओके, हमें इसका कोटि बतानी है। तो कोटि बताने का सिंपल तरीका क्या होता है, उसे m गुना n की फॉर्म में लिखना है। m पंक्तियों की संख्या होती है, n स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितनी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्तियाँ हो गई, 2 पंक्ति। पंक्ति में क्या गिनते हैं, 36 लाइनें तो गिनते हैं कि कितनी 36 लाइन है हमारे पास, तो गिन लीजिए 1 2, तो ये होगी हमारी 2 पंक्तियाँ गुना। अब क्या करना है, स्तंभों की संख्या लिखनी है। तो स्तंभ गिनिए कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो कॉलम कितने हो गए, 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2/3 या फिर 2 × 3, ये क्या हो जाएगी इसकी कोटि या ऑर्डर। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पंक्तियों की संख्या गिननी है। तो पंक्ति कितनी है इसमें, ओनली 1, एक ही लाइन है ना, और तो कोई लाइन है ही नहीं, तो कितनी पंक्ति हुई, 1। तो पंक्तियों की संख्या की जगह लिख देंगे 1, फिर गुना का निशान। उसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ गिनिए 1 2 3, कितने स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 × 3 या 1/3 कोटि का आव्यूह होगा। तो ये होगी आव्यूह की कोटि। तो बस आव्यूह में इतने ही है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, ओके, और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो बाय डेफिनेशन आप जो है अपने प्रॉपर नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, ये आपके लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, ओके। तो आव्यूह के प्रकार में फर्स्ट नंबर पे आता है आयताकार आव्यूह, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर से जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें 36 लाइन और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो नॉट इक्वल होती है। कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, जानते हैं ना। तो बस इसमें भी तो ये करना है कि यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, दैट मीन्स m नॉट इक्वल्स टू n, क्योंकि m होती है हमारी पंक्तियों की संख्या और n क्या होती है, स्तंभों की संख्या। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इस प्रकार के आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो आप इसे इजीली पहचान सकते हैं। होते ये कि हमें कुछ इस तरीके से आव्यूह दे दिए गए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से आयताकार आव्यूह बताइए, वर्ग आव्यूह बताइए, क्षैतिज आव्यूह बताइए। तो इस तरीके से तो पहचानने की सिंपल ट्रिक है कि आप उसका ऑर्डर लिखिए, ठीक है, और ऑर्डर में चेक कर लीजिए। अगर ऑर्डर में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो वो एक वर्ग आव्यूह होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो एक आयताकार आव्यूह होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कितनी लाइन्स है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, 2 पंक्तियों की संख्या है गुना स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितने स्तंभ है, यहाँ पर 4 स्तंभ है। तो इसका ऑर्डर आ गया 2 × 4, ठीक है। और यहाँ पर हमें जैसे कि डेफिनेशन में भी दिया गया है कि m नॉट इक्वल्स टू n हो, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या अलग है, स्तंभों की संख्या अलग है, तो ये कैसा है, ये एक आयताकार आव्यूह होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग आव्यूह।
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी लाइंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बस यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, पर आयताकार आव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, जबकि वर्ग आव्यूह में बराबर हो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर m नॉट इक्वल्स टू n होता है, बट यहाँ पर m इक्वल्स टू n होता है, यानी m n के बराबर होता है, तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं वर्ग आव्यूह का। तो वर्ग आव्यूह में क्या होना चाहिए कि जो हमारा ऑर्डर है उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, गुना स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 3। बस हो गया अपना काम। तो हमारा ऑर्डर मिल गया हमें 3 into 3। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा कैसा आव्यूह हो जाएगा, ये हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखते हैं एक। अब इसमें देखिए, मतलब जब भी आपको आव्यूह के प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, अंदर चाहे जो भी आपको एलिमेंट्स दिए हों उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल उसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, और बस ऑर्डर को चेक करके बता देना है कि ये वाला आव्यूह है। ओके, तो देखिए इसमें भी हमारा ऑर्डर लिखने के लिए पंक्तियों की संख्या है 1 2, 2 पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, 2 ही स्तंभों की संख्या है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 गुना 2 का। तो यहाँ पर भी पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, दोनों बराबर हैं। तो ये हमारे कैसा आव्यूह कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, देखिए क्षैतिज आव्यूह जिसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी मैट्रिक्स दिया है हम उसका ऑर्डर लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या है 1 2 3 4। तो ऑर्डर बन गया इसका 2 गुना 4 का, ये 2 into 4 का। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो भी क्या कहती है कि स्तंभों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या कम है यहाँ पर और स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ये इसका उल्टा होता है। जैसे कि देखिए क्षैतिज आव्यूह में क्या था कि पंक्तियों की संख्या कम थी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा थी। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या कम होगी। देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, मतलब पंक्तियों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, स्तंभों की संख्या से, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमें जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें हमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या गिननी। कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, इनटू स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, राइट। तो ये एक कैसा आव्यूह होगा, ये एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे हम, तो इसके लिए क्या है कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मतलब जो भी आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या एक हो, स्तंभ की संख्या चाहे जितनी भी हो, तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। ये देखिए ये हमारे एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमें पंक्ति की संख्या कितनी है, ओनली एक ही पंक्ति है ना, एक ही लाइन है, तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 1, राइट। और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, कितने कॉलम हो गए, 3। तो ये कैसा आव्यूह हो गया, पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। अब नेक्स्ट देखते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम हम सभी जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उन्हें कॉलम बोला जाता है। तो जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है और स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है।
आई होप ये मुझे आपको समझाते समझाते भी याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। प्लस इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो देखिए स्तंभावयव कहते हैं, तो एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो हमें सिंपली उसका ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पर अपने वो गिने पंक्तियाँ, तो आप ये मत सोचिए कि जैसे एक ही लाइन दी हुई है तो हमारी जो 36 लाइन होगी वो भी 1 होगी, नहीं। ये देखिए 7 एक अलग लाइन में है, 8 एक अलग लाइन में है, 9 एक अलग लाइन में है, तो यहाँ पर कितने लाइन्स हो गई 3, तो हमारी कितनी लाइन होगी 36, 3 इंटू। अब ऊर्ध्वाधर लाइन देखिए, कितनी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ओनली एक ही लाइन है ना। अगर इसके बराबर में कुछ और लिखा होता तो वो दूसरी लाइन हो जाती, राइट। बट यहाँ पर एक ही लाइन है, एक ही स्तंभ है, तो बस अगर एक ही स्तंभ है तो वो कहलाता है स्तंभावयव, अगर एक पंक्ति होती है तो वो कहलाती है पंक्तियावयव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिक्त या शून्य अवयव। जैसे कि इसके नाम से ही हमें याद हो जाता है, आधे से ज़्यादा मैट्रिक्स तो ऐसे हैं इसमें जो कि उनके नाम से ही याद हो जाते हैं। अब देखिए रिक्त या शून्य अवयव क्या होता है, इसे बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी m गुना n अवयव का प्रत्येक तत्व शून्य हो। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमें मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स अवयव दिए गए हैं। पर अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे, अभी तक हम चेक कर रहे थे ऑर्डर, राइट। लेकिन रिक्त या शून्य अवयव के लिए हमें क्या चेक करने हैं, हमें चेक करने हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स। अभी तक हमें एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अंदर 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो, वटएवर, हम ओनली उसका ऑर्डर चेक कर रहे थे और ऑर्डर चेक कर करके बता रहे थे कि ये स्तंभ अवयव है, क्षैतिज अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है, ठीक है। लेकिन रिक्त अवयव और इससे आगे के भी जो अवयव आएंगे उनके लिए हमें इनके अंदर के एलिमेंट्स को चेक करना होगा कि अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, कैसे हैं। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर सभी अवयव 0 हैं तो वो एक रिक्त या शून्य अवयव कहलाता है। ओके, डेफिनेशन एग्जाम्पल आप प्लीज़ साथ के साथ ही नोट करते हुए चलिए, ये आपके परफेक्ट नोट बन जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। सो मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप साथ साथ लिखते चलें, वरना काम बहुत जुट जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमें एक दे दिया, तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हमारे सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, 1, 2, 2 रो हैं, गुना कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, कितने कॉलम है 3, तो 2 गुना 3 क्रम का कैसा अवयव होगा, शून्य अवयव। और शून्य अवयव क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए ये एक शून्य अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इकाई या तत्समक अवयव, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के मतलब से आप क्या समझते हैं, आइडेंटिटी मतलब जिसका विकर्ण एक हो, राइट। विकर्ण तो आप सभी समझते हैं ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक हमने मैट्रिक्स लिखा या कुछ भी, मतलब इस तरीके से लिखा 0, 1 और 1 और 0, इस तरीके से लिखा, तो जो कॉर्नर वाली, ये जो कॉर्नर बनता है ना, कोने से कोना, ये कहलाता है विकर्ण। देखिए एक उससे समझते हैं बड़े से, उसमें जैसे कि 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। ओके, तो ये देखिए ये जो विकर्ण बनता है ना, कॉर्नर से कॉर्नर मिला के, या तो ऐसे बने, राइट, या फिर इधर से ऐसे बने, बट इसमें एलिमेंट्स हो 0 ना हो, इसमें मैंने 0 इंक्लूड कर रखी ना, वो ना हो, तो वो कहलाता है विकर्ण अवयव। तो आप यहाँ पर देखिए, जिस वर्ग अवयव के वर्ग अवयव से क्या पता चलता है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मतलब जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही स्तंभों की संख्या होगी। क्लियर। उसके मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण, विकर्ण से मतलब होते हैं जो डायगोनल बन जाता है ना, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। इस तरीके से जो बनते हैं विकर्ण, तो इसके सभी तत्व इकाई हो। इकाई का मतलब होता है कि एक तो विकर्ण हो, ठीक है, और ये विकर्ण क्या हो, 1, 1, क्या हो विकर्ण के स्थान पर 1, 1, ओनली 1, 1 हो, अदर कोई नंबर ना हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं, ओनली 1 होना चाहिए। और इस विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी जो अवयव बचेंगे वो होने चाहिए 0। क्या होने चाहिए, 0। ये इसकी कंडीशन होती है, शर्त होती है, आप मान सकते हैं, ठीक है, कि बस मुख्य विकर्ण के अवयव 1, 1 हो
और जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 0 हों। तो ऐसे अवयव को इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इकाई या तत्समक अवयव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो इसे जो है 3 × 3 ऑर्डर हो गया इसके, 1 2 3 3 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है। तो बस इसका ऑर्डर हमने लिख दिया, 3 × 3 क्रम का इकाई या तत्समक अवयव हो गया। अब इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इतना तो आपको पता है। ठीक है, पर जो इसका ऑर्डर होता है ना, जैसे 3/3, 2/2, 4/4, 6/6, 5/5, वट जो भी हो। ठीक है, तो आई के नीचे हम उसका ऑर्डर लिख देते हैं 3। जैसे यहाँ पे I3 लिखा है ना, किसे I3 से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है I3 से पता चलता है कि 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो बस इतना मैट्रिक्स रह जाएगा, मतलब 2/2 का, बस इतना, 1 0 0 1, बस इतना। ये कितना हो जाएगा, 2 का। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो 4/4 का, फिर यहाँ पर और लाइन्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो समझ रहे हो ना आप। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने लिखा 1 0 0 1। अब इसमें आपको डायगोनल दिख रहा है, ये हमारे डायगोनल होता है, राइट। तो डायगोनल में हमारा क्या है, 1 1, ओके। और 1 1 को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ये हमारा हो गया I2। प्लीज़ इन्हें ध्यान से समझिएगा, और आगे जब मैं सवाल करूँगी तो मैं, पता है क्या होता है, क्वेश्चन में हमें ये दे दिया होता है, तो हमें ये बनाना आना चाहिए कि अच्छा ये इसके बराबर होता है, तो हम इसकी जगह इसको पुट कर देते हैं खुद। ठीक है, क्वेश्चन में ओनली ये गिवन होता है, ये नहीं होता है, ये हमें खुद लिखना होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इन्हें समझिए ध्यान से, और नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा डायगोनल हो गया, विकर्ण, और विकर्ण को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, I3, राइट। इसी तरीके से अगर हमें I4 लिखना है तो एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारा मुख्य विकर्ण। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो हमेशा 1 ही हो, और बाकी के सब 0 भर दो। ये हो गया I4। तो ये तीनों आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए और इन्हें लिख लीजिए, ये भी बहुत काम आने वाले हैं आगे। ओके, तो यही होता है हमारा इकाई तत्समक अवयव। चलिए अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए अब आता है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल। अब विकर्ण से तो आप समझ ही गई होंगे कि ये जो बीच का एरिया होता है इसे बोलते हैं विकर्ण। क्लियर। बट अभी जो हमने आइडेंटिटी और ये पढ़ी, मैं इसमें आपको भी डिफरेंस बताऊंगी, पहले से समझते हैं। देखिए यदि किसी वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसकी रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ओके, उसमें मुख्य विकर्ण हमारा ये होता है, ये होता है हमारा मुख्य विकर्ण, ये वाला एरिया। ओके, इस पर स्थित तत्वों को छोड़कर से सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब अब इसमें जो भी तत्व लिखे जाएंगे, जो भी अवयव लिखे जाएंगे, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 4 5 -1 अंडर रूट, जो आपका मन करे, मतलब कुछ भी नंबर हो। ठीक है, और बस इस मुख्य विकर्ण में ही हो, जो भी नंबर हो, इसे छोड़ के बाकी के जो अवयव हैं वो 0 हो। क्लियर। तो वो हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। बट जो इकाई या तत्समक अवयव था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें ये कंडीशन है कि विकर्ण भी हो और उसके पास के अवयव 0 भी हो, पर जो विकर्ण के अवयव हैं ये ओनली 1 1 1 क्या हो, 1 1 हो। जबकि जो विकर्ण है ये क्या कहता है कि कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन जो इकाई है, इकाई का मतलब ही होता है 1। ओके, तो इकाई अवयव क्या कहते हैं कि यहाँ पर ओनली 1 हो। अब आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए एक तो इकाई तत्समक अवयव, एक विकर्ण अवयव, एक अदिश अवयव। ये इन तीनों में जो वर्क हो रहा है ना, वो इस मुख्य विकर्ण पे ही हो रहा है। और डिफरेंस बस इतना है कि अदिश अवयव में क्या होता है कि यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण पर, यानी ये हमारा मुख्य विकर्ण है, इस विकर्ण पर स्थित सभी तत्व बराबर हो, मतलब एक जैसे हो, 1 1 1 हो वो भी चलेगा, 2 हो तो सब में 2 हो, यहाँ 3 है तो सब में 3 हो, 4 है तो सब में 4 हो, -1 है तो यहाँ भी -1 हो, यहाँ भी -1 हो, मतलब सेम हो बिल्कुल,
आगे पीछे कुछ नहीं, सेम होने चाहिए, ठीक है। और शेष सभी तत्व 0 होने चाहिए आसपास के, तो उसे अदिशाव्य कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3/3 क्रम का अदिशाव्य है क्योंकि इसमें जो मुख्य विकर्ण है इसके सभी तत्व क्या है, एक जैसे हैं। विकर्णाव्य कहता है कि मुख्य विकर्ण के तत्व हों और उसके आसपास की तो 0 हो, लेकिन मुख्य विकर्ण में कोई भी नंबर हो चलेगा, विकर्णाव्य। अगर 1 1 1 हो जाता है तो इकाई तत्समक अवयव भी है और अदिशाव्य भी है, याद रखना। 1 1 1 वाला इकाई अवयव भी कहलाता है और अदिशाव्य भी कहलाता है, क्योंकि अदिशाव्य की कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक जैसे हों, ठीक है। जैसे 3 3 3 4 4 4 कुछ भी। देखिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ, जैसे अदिशाव्य है ना, तो अदिशाव्य आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे मुख्य विकर्ण हमने बनाया, सपोज कीजिए 4, तो यहाँ पर भी 4 हो और यहाँ पर भी 4 हो, तो ये भी अदिश कहलाएगा, ओके। और जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इकाई अवयव, ये 1 1 1, ये एक अदिशाव्य भी कहलाता है क्योंकि ये सब सेम है। अदिशाव्य कंडीशन है कि ये सब सेम हो, मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो बिल्कुल, ठीक है। जबकि इकाई, ये इकाई नहीं होगा, ये इकाई नहीं होगा, ठीक है, ये होगा इकाई, बट ये दोनों क्या होंगे, अदिश होंगे, अदिश होंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, उपआव्यूह। देखिए उपआव्यूह, उप से पता चलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। जैसे हमने समुच्चय पढ़ा है ना, उसमें होता है ना उपसमुच्चय, यानी जो समुच्चय की एलिमेंट लेके बना हो। जैसे नेचुरल नंबर का कोई समुच्चय है 1 2 3 4, नेचुरल नंबर अपने, उसमें से हम एक अलग सेट बना दे 2 3 4, तो जो 2 3 4 है वो नेचुरल नंबर के बीच में से तो लिए गए नंबर हैं, कोई अलग से नहीं लिए ना हमने, उसी में से लिए गए नंबर हैं। तो बस सेम इसमें होता है, ऐसा आव्यूह हो जैसे हमें एक आव्यूह दे दिया और हम इसमें से एक छोटा सा आव्यूह बना ले। जैसे 3/3 का हमें आव्यूह दिया है, हमने एक 2/2 का आव्यूह बना लिया, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट लिए वो इसी के अंदर से ले लिए। जैसे 1 और 3, 2 और 4, हमने इतना मैट्रिक्स उठा के एक अलग मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, ये इस मैट्रिक्स का उप आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है, ये इस मैट्रिक्स का उप आव्यूह कहलाता है, ओके। तो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, उप आव्यूह, क्योंकि हमने ये जो मैट्रिक्स बनाया है इसी मैट्रिक्स से बनाया है, ठीक है। तो बस डेफिनेशन में ये लिखना है कि किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। ये तो है कि हमें एक आव्यूह दे दिया, हमने उसकी कुछ पंक्तियाँ उठा ली और कुछ स्तंभ उठा लिए और एक अलग आव्यूह बना दिया, लेकिन जो हमने पंक्तियाँ और स्तंभ लिए हैं वो हमने इसी उसके यूज़ किए हैं, इसी आव्यूह के। तो बस ये जो है ये इसका उप आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब आता है उप त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए उप और अपर, इससे क्या पता चलता है कि ऊपर का हिस्सा, राइट। त्रिभुजीय हम सभी जानते हैं, त्रिकोणीय, जब मुख्य विकर्ण बोल सकते हैं। मुख्य विकर्ण में अगर हम डिनोट करते हैं ना, तो एक त्रिभुज ऊपर बन जाता है, एक त्रिभुज नीचे बन जाता है ना। देखिए ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ऐसे करके एक त्रिभुज बन गया और एक ये बन गया बस। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसके रो और कॉलम बराबर हो, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो। मुख्य विकर्ण तो हमारा ये रहा, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण। अब उसमें कहा गया कि इसके नीचे के अवयव तो शून्य हो और जो ऊपर के अवयव हैं वो कुछ भी हो, वो 1 2 3 4 वो मतलब वहाँ पे नंबर होना चाहिए, पर मुख्य विकर्ण से जो नीचे के अवयव हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 है तो बस ये हमारा कहलाता है उप त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। और लास्ट है हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य हो, वो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाया 4 2 5, क्योंकि अब हमें ध्यान रखना है ना कि ऊपर के हमें क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं, तो ऊपर के 0 बन जाएंगे ऐसे। देखिए अब ये रहा हमारा मुख्य विकर्ण, ओके। अब इसमें ऊपर की 0 है और नीचे कुछ भी नंबर्स है, नीचे नंबर्स होने चाहिए, कुछ भी हो, 1 2 0 हो वो भी चलेगी, बट ऊपर के सभी 0 हो। चेक ये करना है कि ऊपर के अवयव 0 होने चाहिए, नीचे के नंबर जो भी हो चलेगा। तो वह निम्न से ही पता चलता है। निम्न मतलब नीचे का हिस्सा भरा हुआ हो, ऊपर का हिस्सा खाली हो, ऊपर का हिस्सा 0 से भरा हो, नीचे का हिस्सा नंबरों से भरा हो,
ठीक है। और जो हमारा उपत्रिभुज है इसमें ऊपर का हिस्सा नंबरों से भरा और नीचे का हिस्सा, जहाँ पे उप नाम लिया गया तो ऊपर का हिस्सा नंबरों से भरा है, नीचे का हिस्सा 0 से, और यहाँ पर निम्न यूज किया गया तो नीचे का हिस्सा नंबरों से भरा, ऊपर का हिस्सा 0 से। इस तरीके से भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो बस यही थे हमारे आव्यूह के प्रकार। तो आज मैंने आपको कराए हैं आव्यूह के प्रकार और कंप्लीट डेफिनेशंस, जो भी हमारे काम आएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आव्यूह के सभी उदाहरण, ठीक है, और फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो इस बार क्लास 12th में हैं, वो सभी जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं। और यदि आपके आसपास में भी आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन या कोई पड़ोसी में है तो उन्हें भी बता दें, ठीक है। और प्रॉपर स्टार्टिंग से अपने नोट्स वगैरह सब बनाकर चलिए, जो कि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी और आपका टाइम बच जाए। थैंक यू।